अब हम एक एक करके राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रश्नों को सरल करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको पता चल सकेगा अपनी तैयारी का स्तर कैसा है। और ये बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम प्रश्नों को सरलता से व्याख्या सहित समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि राष्ट्रीय आय से संबंधित जो भी आपके रिट के मेंस एग्जाम में प्रश्न आएंगे 4-5, उसमें एक भी क्वेश्चन आपका गलत न हो। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय समूहों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है योजना आयोग, इसके द्वारा नहीं किया जाता है राष्ट्रीय आय के संबंधित जो आंकड़े जारी किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, ये भी नहीं है। तीसरा है वित्त मंत्रालय, ये भी नहीं है। चौथा है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि आपने 1 नंबर पार्ट वीडियो में पढ़ा होगा कि 23 मई 2019 को केंद्र सरकार ने CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और NSSO इन दोनों का विलय करके एक नवीन संगठन बना दिया गया NSO। ये राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े जारी करता है अब। तो वर्तमान में NSO का गठन कब हुआ, ये भी पूछ सकते हैं। 23 मई 2019 को। किन दो संगठनों का विलय करके नवीन संगठन NSO बनाया गया? तो CSO प्लस NSSO, इन दो संगठनों का विलय करके नवीन संगठन बनाया, उसका नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यय योग्य आय की गणना करते समय व्यक्तिगत आय में से क्या घटाया जाता है? तो सीधा सा प्रश्न है। तो व्यय योग्य आय की गणना करने के लिए व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर, इनकम टैक्स, प्रत्यक्ष कर को हम घटाएंगे, तब व्यय योग्य आय प्राप्त होगी। अगला सवाल है, कृषि क्षेत्र की आय की गणना करते समय कौन सी विधि काम में ली जाती है? पहला ऑप्शन है उत्पादन विधि, दूसरा है आय विधि, तीसरा है व्यय विधि, और चौथा है कोई भी नहीं। अब हम इसको और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो आय की बहुत सारी विधियाँ हैं, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि और सामाजिक अंकेक्षण विधियाँ। प्रमुख रूप से ये 4 विधियाँ होती है, परंतु भारत में उत्पादन विधि और आय विधि 2 का ही प्रयोग किया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के लिए उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाता है, और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में आय विधि का प्रयोग किया जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि और इनसे रिलेटेड जो भी होते हैं, इसमें उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा उत्पादन विधि। अब हम इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का आकलन किस प्रकार किया जाता है और राष्ट्रीय आय के आकलन की कौन सी विधियाँ अपनाई जाती है। तो राष्ट्रीय आय का आकलन प्रमुख रूप से 4 विधियों के द्वारा किया जाता है। उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि, दूसरी है आय विधि, तीसरी है व्यय विधि या उपभोग विधि, और चौथी है सामाजिक लेखांकन विधि। परंतु भारत में प्रमुख रूप से 2 विधियों का ही प्रयोग किया जाता है, उत्पाद विधि और आय विधि। इन 2 विधियों के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। यह हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से क्षेत्र में उत्पाद विधि का प्रयोग किया जाता है और कौन से क्षेत्र में आय विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ प्रमुख रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है और 13 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। 13 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि, व्यावसायिक क्रिया, वन उद्योग और लट बनाना, मछली पालन, खनन और उत्खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। और इसमें आय की जो गणना होती है वो उत्पाद विधि के द्वारा होती है, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र में आय की गणना वो उत्पाद विधि के द्वारा होती है। द्वितीयक क्षेत्र होता है विनिर्माण, जो भी निर्माण कार्य होता है वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। इसमें पंजीकृत उद्योग, रजिस्टर्ड उद्योग भी आते हैं और अपंजीकृत उद्योग भी आते हैं। निर्माण कार्य, जो भी निर्माण कार्य होता है वो भी द्वितीयक क्षेत्र में आता है। बिजली, गैस और जलापूर्ति, वो भी द्वितीयक क्षेत्र में आता है। और द्वितीयक क्षेत्र में जो पंजीकृत उद्योग होता है उसका उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। बाकी बच्चे उनमें आय विधि का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए। तृतीयक क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र कहलाता है, इसमें परिवहन, संग्रह और संचार, रेलवे हो गई, संचार के साधन हो गए, व्यापार, होटल, जलपान गृह हो गए, बैंकिंग, बीमा हो गए, वास्तविक संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व और व्यापार सेवाएं हो गई, सार्वजनिक प्रशासन और सुरक्षा हो गई, ये अन्य सेवाएं। इस तृतीयक क्षेत्र में जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है वो आय विधि के द्वारा किया जाता है।
ये भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में बैंकिंग और बीमा क्षेत्र के संबंध में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? बैंकिंग और बीमा क्षेत्र अर्थात द्वितीय क्षेत्र में राष्ट्रीय आय का पता लगाने के लिए सीधा सा सवाल है, इसमें आय विधि का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में व्यय विधि का उपयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? व्यय विधि का उपयोग निर्माण कार्य अर्थात द्वितीय क्षेत्र के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, सामान्यतः राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। पहला ऑप्शन है पंचवर्षीय आधार पर, ये भी नहीं है। तीसरा है मासिक आधार पर, ये भी नहीं है। चौथा दैनिक आधार पर, ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, वार्षिक आधार पर। अर्थात जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो एक वित्तीय वर्ष के लिए की जाती है। जो राष्ट्रीय आय होती है वो एक वर्ष के लिए वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है, अर्थात एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगला सवाल है, बाजार मूल्य पर एनडीपी में क्या जोड़ने पर बाजार मूल्य पर एनएनपी प्राप्त होगा? इसको हमने वीडियो की सहायता से बहुत सरल भाषा में समझने की कोशिश की। एनडीपी अर्थात नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बाजार मूल्य पे पूछा तो मार्केट प्राइस पे एनडीपी में से क्या जोड़ने पर एनएनपी प्राप्त होगा? सबसे पहले इनका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और इसमें नेशनल प्रोडक्ट है। तो डोमेस्टिक में ऐसा हम क्या जोड़ेंगे कि हमें नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो हम एनडीपी में एनएफआईए अर्थात विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ने पर नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो ये भी सीधा सवाल पूछा गया है यहाँ से। तो बाजार मूल्य में एनडीपी में एनएफआईए विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को जोड़ने पर नेशनल इनकम प्राप्त होगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय अवधारणा है। डोमेस्टिक एक घरेलू अवधारणा है, तो इसमें सिर्फ घरेलू अवधारणा में सिर्फ भारत की सीमा के अंदर जो घरेलू आय होती है उसको जोड़ा जाता है, ना कि भारत का कोई व्यक्ति विदेशों में कमाता है तो उसकी आय को भी नहीं जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में इनमें से किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो भारत की जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? हमने पढ़ा हो कि 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा योगदान है वो है तृतीय क्षेत्र का। इसको हम थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यहाँ से आपके बहुत महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, तो हम इस बिंदु को बहुत डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रमुख रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। उप क्षेत्र पूछ ले तो कितने हो गए? 13, और क्षेत्र होंगे तो 3 क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि और उनसे संबंधित क्रियाएं, दूसरा है विनिर्माण और तीसरा है सेवा क्षेत्र बैंकिंग, बीमा और परिवहन से संबंधित। अगर हमें 2021-22 का आंकड़ा पूछ ले तो किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था पूछे, तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान था वो था 18.16% और द्वितीय क्षेत्र जो विनिर्माण का था उसका योगदान था 27.73% और तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र था उसका योगदान था 54.11%। तो इसमें हमें पूछा गया कि भारत की राष्ट्रीय आय में निम्न में से किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था, तो सर्वाधिक योगदान था वो सेवा क्षेत्र का था 54.11%। फिर दूसरा सबसे ज़्यादा योगदान था वो विनिर्माण क्षेत्र का और सबसे कम योगदान था भारत की राष्ट्रीय आय में वो था कृषि और इनसे संबंधित क्रियाओं का, केवल 18.16%। ये जो आपने पढ़ा वो 2021-22 का आंकड़ा था। अगर हमें 2020-21 का आंकड़ा पूछ ले, जो पहले हमने पढ़ा वो 2021-22 का था, अब हम 2020-21 का आंकड़े देखते हैं।
2021 में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान था वो 18.75% था। द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान था वो 26.98% था। और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का जो योगदान था 2020-21 में वो था 54.27%। 2020-21 में भी सेवा क्षेत्र का भारतीय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान था और सबसे कम योगदान था वो प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे कम था। अगर हमें पूछ ले स्वतंत्रता के समय भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा था, तो हम वो पहली जो CSO के द्वारा राष्ट्रीय आय की घोषणा की गई 1950-51 में 50-51 के आंकड़े हम समझते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का उसमें योगदान था 53.71% कृषि क्षेत्र का। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र का स्वतंत्रता के समय जो योगदान था वो 14.35%। और सेवा क्षेत्र का जो योगदान था वो था 31.94%। तो यहाँ हम देखते हैं तो उल्टा होता है। उस टाइम 1950-51 में जो भारतीय राष्ट्रीय आय में जो सबसे ज़्यादा योगदान था वो था कृषि क्षेत्र का 53.71%। और सबसे कम राष्ट्रीय आय का योगदान था वो विनिर्माण क्षेत्र का केवल 14.35%। और दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान था वो सेवा क्षेत्र 31.94। इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा कमी किस क्षेत्र में हुई, तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कमी आई। हमने देखा होगा कि स्वतंत्रता के समय प्राथमिक क्षेत्र का जो राष्ट्रीय आय में योगदान था वो 53.71% था और वर्तमान में 2021-22 में अर्थात प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित क्षेत्र का योगदान केवल 18.16% है। और 1950-51 में जो सेवा क्षेत्र का योगदान था वो था 31.94 और वर्तमान में सेवा क्षेत्र का योगदान है वो 54.11% है। अर्थात सर्वाधिक वृद्धि हुई, जो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक वृद्धि हुई वो है सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई और सबसे ज़्यादा कमी आई वो है कृषि क्षेत्र अर्थात प्राथमिक क्षेत्र का राष्ट्रीय आय के योगदान में सबसे ज़्यादा कमी आई और सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। अगला हमारा सवाल है, अगला क्वेश्चन है वास्तविक राष्ट्रीय आय समतुल्य अर्थात वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है वो किसके समतुल्य होती है। पहला ऑप्शन है चालू कीमतों पर आय, दूसरा ऑप्शन है स्थिर कीमतों पर आय, तीसरा है मौद्रिक आय और चौथा है साधन आय। अर्थात यहाँ पूछा जो वास्तविक राष्ट्रीय नेट इनकम होती है वो किसके समतुल्य है। वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है वो स्थिर कीमतों पर आय के आधार पर होती है। आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रीय आय प्रमुख रूप से दो कीमतों पर निकाली जाती है, एक चालू कीमत पर, एक स्थिर कीमतों पर। जो स्थिर कीमतों का वर्तमान में जो आधार वर्ष है वो है 2011-12। यहाँ सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्थिर कीमतों को जो आधार वर्ष है वो है कौन सा है, तो 2011-12। अगला सवाल है सामाजिक लेखांकन विधि की गणना की समस्या है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने की प्रमुख रूप से 4 विधियाँ हैं। पहली विधि है उत्पादन विधि, दूसरी विधि है आय विधि, तीसरी विधि है व्यय विधि और चौथी है सामाजिक लेखांकन विधि। तो इसमें सामाजिक लेखांकन विधि की गणना की प्रमुख रूप से समस्या पूछी है, कौन कौन सी समस्या आती है सामाजिक लेखांकन विधि से गणना करने पर। तो इसमें ये बहुत ही जटिल विधि है, ये भी सही है। दूसरा है इसमें दोहरी लेखा पद्धति आवश्यक है, दोहरी लेखा पद्धति करनी आवश्यक होती है। तीसरी है विकसित देशों के लिए उपयुक्त है, ये सामाजिक लेखांकन पद्धति है वो विकसित देशों में ही काम में ली जाती है, इसलिए तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका उक्त सभी सही है, ये ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है, अर्थात किस प्रकार की आय को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। चोरी और जुए से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। दूसरा ऑप्शन है मित्र परिवार को दी गई निःशुल्क सेवा, निःशुल्क रूप से जो भी सेवा दी जाती है वो उसको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। तीसरा है बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ते के रूप में जो आय प्राप्त होती है वो राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ी जाती क्योंकि ये जीवन निर्वाह भत्ता होता है। चौथा है वकील द्वारा अपने मुवक्किल से ली गई फीस,
जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है और इसको राष्ट्रीय आय में भी जोड़ा जाता है। तो इसका चौथा ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला सवाल है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है, पर कैपिटल इनकम के बारे में पूछा है इसमें, PCI पर कैपिटल इनकम। तो पर कैपिटल इनकम निकालने का जो सूत्र है वो है राष्ट्रीय आय बटा टोटल जनसंख्या कितनी है। जैसे हमारी जो राष्ट्रीय आय है मान लो 100 रुपये है और भारत देश की जनसंख्या मान लो 20 है, तो 100 में 20 का भाग देने पर जो 5 उत्तर आता है वो है पर कैपिटल इनकम अर्थात प्रति व्यक्ति आय। अगला हमारा सवाल है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है। तो हमने पार्ट 2 वीडियो में समझा कि NNP कैसे निकालते हैं। तो NNP निकालने के लिए NNP बराबर GNP माइनस D अर्थात मूल्य हाशिए को GNP में से मूल्य हाशिए को घटाने के बाद जो बचता है वो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। आपने नहीं देखा हो तो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको GNP, GDP, NNP समझ में आ जाएगी और बहुत डिटेल और बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगला सवाल है इससे रिलेटेड ही है। GNP मान यहाँ दिया हुआ है मार्केट प्राइस पे 10 करोड़ रुपए और मूल्य हाशिए जो दिया हुआ है डेप्रिसिएशन वो है 2 करोड़ रुपए। तो GNP यहाँ है 10 करोड़ और मूल्य हाशिए 2 करोड़ रुपए। तो इसमें पूछा है NNP मार्केट प्राइस पे क्या होगा। NNP निकालने का भी अब हमने सूत्र समझा है। NNP निकालने के लिए GNP में से डेप्रिसिएशन को माइनस निकाल देते हैं। तो यहाँ GNP है वो है 10 करोड़ और डिप्रिसिएशन है यहाँ 2 करोड़ रुपए। 10 में से 2 निकालने पर जो पीछे बचता है 8 करोड़ वो है NNP मार्केट प्राइस। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय होती है अर्थात राष्ट्रीय आय क्या होती है। पहला ऑप्शन है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, दूसरा ऑप्शन है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तीसरा है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और चौथा ऑप्शन है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो राष्ट्रीय आय वीडियो में हमने समझी तब बताया था कि राष्ट्रीय आय होती है वो NNP फैक्टर कॉस्ट पर आधारित होता है। NNP मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद फैक्टर कॉस्ट अर्थात साधन लागत पर जो राष्ट्रीय उत्पाद होता है वो राष्ट्रीय आय होती है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है। इसमें जब हमने राष्ट्रीय आय से संबंधित फैक्ट पढ़े 1 नंबर वीडियो में, तब हमने पढ़ा था कि भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया में उसका उल्लेख किया था और उसमें सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु आधार वर्ष है। बहुत सिंपल सवाल, अभी हमने पिछले सवाल में समझा था कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय का जो आधार वर्ष है वो है 2011-12। इससे पहले जो आधार वर्ष था 2014 तक वो था 2004-5। अगला सवाल है भारत की वर्ष 2020-21 की वर्तमान कीमतों पर अर्थात जो प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है वो 2 कीमतों पर निकाली जाती है, एक वर्तमान मूल्यों पर और एक स्थिर मूल्यों पर। ये ध्यान रखने योग्य बात है। तो यहाँ पूछा है प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम वो है वर्तमान मूल्यों पर पूछी गई है। तो वर्तमान मूल्यों पर जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है वो है 1,28,829 रुपये। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है स्थिर कीमतों की तुलना में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय अधिक होती है क्योंकि कीमतों में वृद्धि उत्पादन वृद्धि के बराबर होता है, ये भी नहीं है। दूसरा है कीमतों में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि से अधिक होती है, अर्थात ये सवाल सही है। अर्थात जो वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है वो उत्पादन से भी अधिक होती है, तो राष्ट्रीय आय अधिक होती है। अगला सवाल बहुत अच्छा दे रखा है, समझने की कोशिश करना।
यदि जीएनपी बढ़ जाता है तो अनिवार्य है, जीएनपी बढ़ता है तो अनिवार्य है कीमत स्तर में वृद्धि हुई हो, वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई हो, अर्थात उत्पादन में वृद्धि हुई है। जैसे एक साबुन था, उसकी पहले 5 रुपये लगता था, अब उसकी कीमत इस तरह वृद्धि होकर के मान लो 10 रुपये हो गई, या उत्पादन में वृद्धि हो गई। जैसे एक फैक्ट्री पहले 100 साबुन का उत्पादन करती थी, वो अब 200 साबुन का उत्पादन करने लगे, तो जीएनपी कैसे बढ़ेगी। तीसरा ऑप्शन है दोनों में वृद्धि हुई हो। चौथा है कम से कम दोनों में से एक में वृद्धि हुई हो। जीएनपी तभी बढ़ती है या तो मूल्य में वृद्धि हो या उत्पादन में वृद्धि हो, दोनों में से एक होगा, अर्थात दोनों में से कम एक अवश्य बड़ा हो, तब हमारे देश की जीएनपी बढ़ती है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अगला सवाल है, भारत में यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय स्थिर हो, बहुत ही अच्छा सवाल दे रहेगा, आप समझने की कोशिश करना। यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय स्थिर हो और उसकी जनसंख्या बढ़ रही हो, तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पैदा होगी। जैसे मान लो भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो 100 रुपये है और भारत की जनसंख्या है मान लो 20 है, तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है। तो मान लो इसका उत्तर हो गया प्रति व्यक्ति आय हो गई वो 5 रुपये हो गई। इसमें दिया हुआ है राष्ट्रीय आय तो स्थिर होती है, जैसे मान लो राष्ट्रीय आय स्थिर होनी चाहिए, जैसे 100 की 100 मान लेते हैं, और जनसंख्या बढ़ रही है, यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, मान लो जनसंख्या बढ़ करके 20 से 25 हो गई। अब यहाँ प्रति व्यक्ति आय होगी वो 4 रुपये ही होगी, अर्थात राष्ट्रीय आय स्थिर है, यहाँ भी 100 और यहाँ भी हमने 100 ही रखी, और जनसंख्या पहले 20 थी और यहाँ जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो जनसंख्या वृद्धि होने और राष्ट्रीय आय स्थिर रहने पर जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो क्या होती है, कम होती है, अर्थात प्रति व्यक्ति आय में कमी आएगी। इस सवाल को घुमा के दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय मान लो दुगुनी हो गई, राष्ट्रीय आय दुगुनी हो गई, मान लो पहले राष्ट्रीय आय 100 थी और जो भारत की पॉपुलेशन थी वो 20 ही थी, और राष्ट्रीय आय दुगुनी हो गई, मान लो 200 हो गई, और जनसंख्या स्थिर रही, मान लो जनसंख्या स्थिर रही और राष्ट्रीय आय वो हो गई दुगुनी हो गई। तो राष्ट्रीय आय दुगुनी होने से जनसंख्या स्थिर रहने से वो प्रति व्यक्ति आय यहाँ बढ़ेगी। ऐसे यहाँ प्रति व्यक्ति आय 5 रुपये होगी, और राष्ट्रीय आय बढ़ जाने से और जनसंख्या स्थिर रहने से जो प्रति व्यक्ति आय होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी, अर्थात यहाँ 5 थी, अब प्रति व्यक्ति आय होगी वो 10 रुपये हो जाएगी। सवाल को कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं, सवाल यही होंगे, आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्रों में क्या शामिल है। हमने इससे पहले टेबल में समझने की कोशिश की है, जब हमने तीसरा सवाल सॉल्व किया तब हमने बहुत ही डिटेल से समझा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों और 13 उप क्षेत्रों को पढ़ा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल होते हैं। हमने पढ़ा कि विनिर्माण से संबंधित जो भी होता है वो द्वितीय क्षेत्र में शामिल होता है, तो निर्माण क्षेत्र शामिल होता है द्वितीय क्षेत्र में। निर्माण क्षेत्र में बहु निर्माण भी आता है, वो भी द्वितीय क्षेत्र में आता है, और सार्वजनिक पूर्ति क्षेत्र ये भी द्वितीय क्षेत्र में आता है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में होने वाली वार्षिक वृद्धि कहलाएगी। सीधा सा सवाल है, इसमें राज्य की जो विकास दर होगी, राज्य का पूछा, इसमें राष्ट्र का नहीं पूछा, तो राज्य के जीडीपी में होने वाली वार्षिक वृद्धि क्या कहलाएगी, राज्य की विकास दर कहलाएगी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि का अर्थ है। पहला है मौद्रिक आय में वृद्धि, ये भी नहीं है। दूसरा है व्यय में वृद्धि, ये भी नहीं है। वस्तु और सेवाओं की मात्रा में जो वृद्धि होगी वो राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि कहलाएगी। अगला सवाल है, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद है। यहाँ जीडीपी फैक्टर कॉस्ट के बारे में पूछा है, जीडीपी
फैक्टर कॉस्ट के बारे में पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर आईटी प्लस सब्सिडी, अर्थात अनुदानों को जोड़ा जाता है और आईटी को घटाया जाता है। तो जीडीपी निकालने के लिए जीडीपी अगर फैक्टर कॉस्ट पे पूछी जाती है तो जीडीपी मार्केट प्राइस में से आईटी को घटाया जाता है और इसमें सब्सिडी को जोड़ा जाता है, तब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट हमें प्राप्त होगी। अगला हमारा सवाल है आर्थिक विकास का बेहतर सूचक है। ये सवाल समझने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया है। इसमें पूछा बेहतर, या बेहतर शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब सारे ऑप्शन सही है, पर उनमें से सही में से जो सबसे सही सवाल होगा वो ऑप्शन हमें चुनना है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, दूसरा है राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, ये भी राष्ट्रीय आय का एक सूचक है। तीसरा है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ये भी राष्ट्रीय आय का बेहतर सूचक है। इन सब में से सबसे बेहतर सूचक के बारे में पूछा तो सबसे बेहतर सूचक होता है राष्ट्रीय आय का या आर्थिक विकास का, वो होता है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम। ये देखी जाती है किसी देश के आर्थिक विकास के लिए। अगला सवाल है राष्ट्रीय आय के संबंध में असत्य या असत्य कथन कौन सा है। तो हमने पूछा कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एक वर्ष के लिए वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य होता है अपनी भौगोलिक सीमा के अंदर, वो राष्ट्रीय आय है। तो यहाँ राष्ट्रीय आय के संबंध में असत्य कौन सा है। राष्ट्रीय आय का मापन मुद्राओं में किया जाता है, बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय आय का मापन मुद्राओं में किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आय एक निश्चित समय के लिए ज्ञात की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है, एक वर्ष की समय अवधि के लिए राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। राष्ट्रीय आय में अनुत्पादक सौदे शामिल नहीं किए जाते हैं, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य यहाँ ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें असत्य कथन है, ये एक भौगोलिक अवधारणा है। राष्ट्रीय आय में जो अवधारणा होती है वो भौगोलिक नहीं होती है, इसमें विदेश में जो भारत का व्यक्ति काम करके कमाता है उसकी आय होती है, उसको भी राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। तो यहाँ भौगोलिक अवधारणा है, वो कथन है वो असत्य होगा। अगला सवाल है हमारा उत्पाद विधि में राष्ट्रीय आय ज्ञात करते समय वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य में से घटाया जाता है, अर्थात उत्पाद विधि में वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य में से क्या घटाया जाता है तब राष्ट्रीय आय ज्ञात होती है। तो इसमें मूल्य हाशिए को भी घटाया जाता है, ये भी सही है। मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य इसको भी घटाया जाता है और अप्रत्यक्ष कर इसको भी घटाया जाता है। इनकम टैक्स को भी घटाया जाता है, डेप्रिसिएशन को भी घटाया जाता है और मध्यवर्ती उपभोग के मूल्यों को भी घटाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है उत्पाद विधि में राष्ट्रीय आय आकलन हेतु क्षेत्र को शामिल किया गया है, अर्थात उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए किस क्षेत्र को शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक क्षेत्र। इसमें राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की भारत में प्रमुख रूप से दो विधियाँ अपनाई जाती है, एक तो उत्पाद विधि और दूसरी आय विधि। प्राथमिक क्षेत्र के लिए उत्पाद विधि का प्रयोग किया जाता है, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के लिए आय विधि का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है हमारा उत्पाद विधि में राष्ट्रीय आय होती है। राष्ट्रीय आय की दो विधियां होती है, उत्पाद विधि और आय विधि। यहाँ पूछा उत्पाद विधि में अगर राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है तो क्या होगी। तो उत्पाद विधि में राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए NI बराबर NNP फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे जो कीमत होगी वो उत्पाद विधि की राष्ट्रीय आय होगी और इसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला हमारा सवाल है, इसमें पूछा निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। तो हमने पार्ट 2 वीडियो में हमने समझा GDP, GNP, NNP इन सबको डिटेल में समझा कि किस में से क्या घटाया जाता है, क्या जोड़ा जाता है। पहला ऑप्शन है इसमें GDP फैक्टर कॉस्ट। अगर GDP हमें फैक्टर कॉस्ट पे प्राप्त करनी है तो GDP मार्केट प्राइस में से इनकम टैक्स को घटाया जाता है और सब्सिडी को जोड़ा जाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है NNP फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। हमें अगर साधन लागत पर ज्ञात करना है तो GDP में से GDP मार्केट प्राइस में से
डिप्रिसिएशन को घटाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाया जाता है, न कि जीडीपी में से, तो ये कथन असत्य है। तीसरा है जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एनएफआई। अगर हमें ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ज्ञात करना है तो जीडीपी में से एनएफआई जोड़ेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है एनएनपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआई, ये भी कथन बिल्कुल सही है। अगर हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट ज्ञात करना है तो जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाएंगे और एनएफआई को जोड़ेंगे। सवाल है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाता है, अर्थात जीएनपी की गणना करते समय जीडीपी में क्या जोड़ा जाता है, तब राष्ट्रीय आय की गणना होगी। अर्थात जीडीपी में एनएफआईए को जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वो होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, अर्थात विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय एनएफआईए को जोड़ेंगे जीडीपी में, तब जीएनपी प्राप्त होगा। अगला सवाल है राष्ट्रीय अवधारणा है, इसमें राष्ट्रीय अवधारणा पूछा, न कि घरेलू अवधारणा के बारे में। पहला ऑप्शन है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, ये घरेलू उत्पाद है इसलिए ये राष्ट्रीय अवधारणा नहीं है। दूसरा है शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये भी एक घरेलू अवधारणा, ये भी नहीं है, तो इसमें राष्ट्रीय अवधारणा के बारे में पूछा है। तो तीसरा ऑप्शन है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, ये भी एक घरेलू अवधारणा है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यह राष्ट्रीय अवधारणा, तो उसका सही उत्तर होगा डी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी एक प्रकार की राष्ट्रीय अवधारणा है। इसमें एनएनपी, अगर एनएनपी ऑप्शन होता तो एनएनपी भी एक प्रकार की राष्ट्रीय अवधारणा है, क्योंकि ये भी नेट नेशनल प्रोडक्ट है। अगला सवाल है किस विधि के अनुसार देश में उत्पादन साधनों को किए गए भुगतान के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो इसमें सही उत्तर होगा वो आय विधि होगा। आय विधि के द्वारा देश में उत्पादन साधनों को किए गए भुगतान के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना होगी। अगला सवाल है भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान किस विधि के आधार पर तैयार किए जाते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया जाता है वो दो विधियों के आधार पर लगाए जाते हैं। पहली है उत्पाद विधि और दूसरी है आय विधि। इन दो विधियों के आधार पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 1 और 2 दोनों सही। अगला सवाल है भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र की प्रमुखता रही है। तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है वो है सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र का योगदान भारत में सबसे अधिक है। सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो 54.11% है, जो सर्वाधिक है। कृषि का इसमें योगदान अर्थात प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 18.16% है और द्वितीयक क्षेत्र का इसमें योगदान है वो 27.73% है। तो इसमें सन पूछा जाएगा कि 2020-21 में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र की प्रमुखता रही, तो सेवा क्षेत्र की प्रमुखता सर्वाधिक रही है। अगला सवाल है तृतीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर घटने का प्रमुख कारण रही। अर्थात तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 67 के बीच में रही। इन 5 वर्षों में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना रही, इसमें प्रति व्यक्ति आय और वार्षिक वृद्धि दर घटने का जो प्रमुख कारण रहा, उसमें प्रमुख कारण था 1965-67 में भारी सूखा पड़ा था। उस टाइम भारत में अकाल पड़ा था, इसके कारण प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में बहुत गिरावट हुई थी। अगला सवाल है राष्ट्रीय आय के संबंध में असत्य कथन है, इसमें असत्य कथन पूछा गया है। तो पहला कथन है सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी क्षेत्र का भाग बढ़ा है, बिल्कुल सही है। सकल घरेलू उत्पादन में सरकारी क्षेत्र का भाग बढ़ा स्वतंत्रता के बाद से लेकर के अब तक में। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के शुद्ध घरेलू उत्पाद में योगदान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये कथन असत्य है क्योंकि परिवर्तन हुआ है। अगला ऑप्शन है शुद्ध घरेलू उत्पाद में असंगठित क्षेत्र का योगदान कम हुआ है, बिल्कुल सही है कि असंगठित क्षेत्र का योगदान कम हुआ है और संगठित क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। चौथा है शुद्ध घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, बिल्कुल सही है क्योंकि स्वतंत्रता के समय जो द्वितीयक क्षेत्र का जो योगदान था वो 14.35% था और अभी वर्तमान में देखें तो 2021-22 में द्वितीयक क्षेत्र का जो योगदान है वो 27.73% है। अर्थात इसमें द्वितीयक क्षेत्र में योगदान स्वतंत्रता के बाद बढ़ा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय में स्थिर कीमतों पर सर्वाधिक वृद्धि हुई। तो इसमें
सही उत्तर होगा वो तीसरा होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 के बीच में हुई थी, उसमें प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, 6% की वृद्धि हुई थी, जो अब तक में सर्वाधिक है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितनी अवधि के लिए की जाती है? तो जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है, वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य के आधार पर जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, वो 1 वर्ष के लिए की जाती है। एक वित्तीय वर्ष में जो आय होती है वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। अगला सवाल है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसका अंतर होता है? सकल, सबसे पहले हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट और या नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मतलब घरेलू सीमा के अंदर जो इनकम होती है उससे है, और राष्ट्रीय उत्पाद से तात्पर्य देश और विदेश में जो भी इनकम होती है भारतीयों के द्वारा, वो राष्ट्रीय उत्पाद होता है। अर्थात विदेशों से साथ प्राप्त शुद्ध साधन आय NFIA का प्रमुख रूप से अंतर होता है सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे लगे होंगे और ये सवाल आपको परीक्षा में मदद करेंगे। धन्यवाद।